45 साल की एक महिला, जिसे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। ना खुशी, ना गम, ना गुस्सा, ना प्यार। उसके घर में उसकी बेटी की शादी थी। घर में क्या चल रहा है, क्या शॉपिंग हो रही है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ़ चुप थी, साइलेंट और इमोशनली डेड। अब सवाल ये है कि एक वो औरत जो सबका केयर करती थी, सबको प्यार करती थी, एक इंडियन परफेक्ट वुमन थी, वो सडनली इमोशनली डेड कैसे हो गई? एक बार एक महिला मेरे पास में ट्रीटमेंट के लिए आई, काफ़ी साल पहले। एज लगभग 45 ईयर्स रही होगी उसकी, और उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी उसकी इमोशनली डेड हो जाना। मैंने पूछा क्या हुआ आपको? तो उसने बताया डॉक्टर साहब मुझे ना हंसी आती है, ना रोना आता है, ना मुझे प्यार आता है किसी पे, ना गुस्सा आता है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा पता नहीं डॉक्टर साहब। फिर उसने बताया कि मेरे घर में बेटी की शादी है, घर में क्या चल रहा है, क्या शॉपिंग हो रही है, कौन गेस्ट आएगा, कौन नहीं आएगा, कैसे हैंडल करना है, सब कुछ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब कुछ अपने आप बच्चे या हस्बैंड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली शादी में खुश होना है कि दुखी हो। ये सब सुन के मुझे लगा कि वो लाइफ से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुकी है। सो मैंने डिसाइड किया उसकी लाइफ हिस्ट्री जानने का, कि क्या हुआ इसके साथ में। सो उसके हस्बैंड ने बताया कि डॉक्टर साहब ये घर की सबसे केयरिंग और लविंग बहू रही है। टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ, सबकी केयर करना। रात में यदि 2 बजे भी कोई आ जाए तो उसको भी खाना तुरंत बना के देना। यदि इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो हैंड फैन से उसको हवा करती थी। तो पूरी तरीके से उसकी सबकी केयर करती थी। इवन उसका जो हैप्पीनेस सेंटर था, वो फैमिली के अराउंड घूमता था। उसके 3 बच्चे थे, तो उसकी जो हैप्पीनेस सेंटर था उसमें बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गया, उसके सास-ससुर या मम्मी-पापा, भाई-बहन, इन्हीं के अराउंड था। वो इन्हीं की केयर करना चाहती थी और इन्हीं के लिए वो जी रही थी। तो असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। हस्बैंड था मटेरियलिस्टिक, उसको पैसा, ग्रोथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब सोशल वर्क, ये सब करना उसको था। लेकिन फीमेल जो थी ये, वो इमोशनली पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी फैमिली में। वो अपने हस्बैंड का वेट करती थी कि वो आएंगे तो मैं खाना खाऊंगी, उनको खिलाऊंगी ताजा खाना, फिर हम बैठेंगे, इमोशनल बात करेंगे, कुछ रोमांटिक बातें होंगी कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी हस्बैंड की तरफ से नहीं था। फिर बच्चे हुए, तो उसने बच्चों में वो प्यार ढूंढने की कोशिश की। बच्चों में जब छोटे थे वो, तो उन्हें वो कुछ मिला प्यार। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, तो वो सब अपने काम धंधे में अपना बिजी हो गए, पढ़ाई में या फिर जैसे भी। तो उसे वो वहां से भी नहीं मिल पाया। तो प्रॉब्लम यहीं पे आई कि इमोशनली वो ड्राई होने लगी। अब वो लव और केयर के लिए वापस हस्बैंड की तरफ गई। हस्बैंड आज भी उसके ऊपर उतना ही गुस्सा कर रहा था, उसे वही क्रिटिसिज्म मिल रहा था। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने अब स्टार्ट हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी मुझे वो अप्रिसिएशन, वो केयर, वो लव नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे और ज़्यादा करना चाहिए। तो उसने और ज़्यादा केयर करनी शुरू करी, और ज़्यादा प्यार करना शुरू किया। लेकिन उसे फिर भी क्रिटिसिज्म ही मिला। यहाँ पे स्टार्ट होती है स्टोरी इमोशनल सप्रेशन की। इंसान जो इतना लव और केयर दिखा रहा था, उसको बदले में क्या मिला? रिजेक्शन, नेग्लेक्शन, लोनलीनेस, ग्रीफ। और जब इंसान के साथ में इतना सब कुछ हो रहा होता है, तो उसकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होने लगती है। डोपामिन डिक्रीज होने लगता है, सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो जाता है, ऑक्सीटोसिन डिक्रीज होने लगता है, और कोर्टिसोल अनकंट्रोल बढ़ने लगता है। इसके बाद में क्या होता है? बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। सर्वाइवल मोड पे जाने के बाद में इंसान बोलने लगता है कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं इमोशनली ड्राई हो चुका हूँ। साइकेट्री में इस स्टेट को बोलते हैं इमोशनल ब्लंटिंग, बर्नआउट स्टेट, साइलेंट ग्रीफ सिंड्रोम और फंक्शनल डिप्रेशन। बाहर से इंसान बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से इमोशनल सर्किटरी बंद हो चुकी होती है। घर में लोग तो थे, लेकिन वो फिजिकली अवेलेबल थे, इमोशनली अवेलेबल थे। वो इमोशनली लोनली फील कर रही थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ये मानने लगा कि मेरी इमोशनल नीड की कोई वैल्यू नहीं है। और जब सबकॉन्शियस माइंड इस तरह की पैटर्न बना लेता है, तो इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना बंद कर देता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जब वो कंप्लीटली इमोशनली ड्राई हो गई, तो उसके बाद में वो हस्बैंड से क्लिंग कर गई। हस्बैंड से क्लिंगिंग इस हद तक हो गई कि उसके साथ में सोना हाथ पकड़ के, यदि वो बाहर पार्टी के लिए जाए या मीटिंग के लिए जाए तो उसके साथ में जाना। मतलब वो उससे थोड़ा भी दूर हो तो वो एंजाइटी में आ जाती थी। अब इतनी क्लिंगिंग क्यों हुई? ऑक्सीटोसिन स्टारवेशन की वजह से।
ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक बॉन्डिंग हार्मोन है, लव हार्मोन है, जो इमोशनल सेफ्टी देता है। जब वो इतने सालों तक ऑक्सीटोसिन डेप्रिवेशन में रही, तो अब उसके नर्वस सिस्टम ने क्या किया, उसको डेस्परेटली इमोशनली अटैचमेंट की तरफ धकेल दिया टूवर्ड्स हस्बैंड, कि अब वो इमोशनल सेफ्टी हस्बैंड से चाहिए। अब वो हस्बैंड से चाहती थी कि आप मेरे ऊपर ध्यान दो और आपके लिए आप बोलो कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ आपके लिए, आज भी मैं जिंदा हूँ। अब धीरे धीरे उसकी मेमोरी भी अफेक्ट होने लगी। वो भूल जाती थी कि उसने सुबह क्या खाया, शाम में क्या खाया, या कौन कहाँ पे गया हुआ है। पास्ट की मेमोरी भी उसकी काफी हद तक कम होने लगी थी। अब ऐसा क्यों हुआ? जब क्रोनिक कोर्टिसोल हमेशा हाई रहता है, तो हिप्पोकैम्पस को अफेक्ट करता है। वो हिप्पोकैम्पस हमारा मेमोरी सेंटर है। इस वजह से हमारी कॉग्निशन मेमोरी अफेक्ट होने लगती है। उस महिला की डिसीज सिर्फ डिप्रेशन नहीं थी, वो थी उसकी सप्रेस्ड सोल। वो महिला पूरी जिंदगी दूसरों की केयर करती रही, लेकिन उसने केयर करना छोड़ दिया अपनी आत्मा की। उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया। जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देता है, तो उसकी वाइटलिटी ड्राई होने लगती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दूसरों की जिम्मेदारी उठाते उठाते आप अपनी जिम्मेदारी को मत भूलिए। दूसरों को केयर देते देते, दूसरों को प्यार देते देते आप अपने अंदर का प्यार खत्म मत करिए। आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, उसकी जिम्मेदारी उठाइए। आप इमोशनली ड्राई मत होइए। अपनी इमोशन सप्रेस मत करिए, अपनी डिजायर सप्रेस मत करिए, अपनी इमोशनल नीड को वीकनेस मत बताइए। क्योंकि एक हेल्दी फैमिली होने के लिए एक माँ का हेल्दी होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्किल में कोई साइलेंटली इमोशनल बर्नआउट हो रहा है, तो आज उससे बात करिए। क्योंकि कई लोग डिप्रेशन में रोते नहीं है, वो लोग फील करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नई एपिसोड में, एक नई हेल्थ अवेयरनेस स्टोरी के साथ। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमें फॉलो करके जरूर जाएं।